अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट इमरान जावेद और मेरे साथ हैं सहरियाब अफरीदी। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और टॉटनहम का मैच बराबर रहा और नाज़रीन दोनों टीमें दो दो गोल करने में कामयाब रहीं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यू कैसल ने शेफर्ड यूनाइटेड को 8-0 से नॉकआउट कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग लिवरपूल ने वेस्ट हैम के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल करके कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक और मैच में एस्टन विला ने चेल्सी को 1-0 से जेर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में इनफॉर्म ब्राइटन ने बोर्नमouth से टाकरा 1 के मुकाबले 3 गोल से जीत लिया। 3 बार की दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 0 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वुल्व्स और लूटन टाउन में बराबर का जोड़ पड़ा, दोनों टीमें सिर्फ एक ही गोल कर पाईं। मुश्किलात से 2-4 एवर्टन ने ब्रेंटफोर्ड को 1 के मुकाबले 3 गोल से आउटक्लास कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नली को 1-0 से चित कर दिया। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले 3 गोल से चित कर दिया। स्पेनिश लीग के एक और मैच में बार्सिलोना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सेल्टा विगा को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। रायो वायोकानो और विला रियल के दरमियान मैच बराबर रहा, दोनों टीम सिर्फ एक ही गोल कर पाईं। स्पेनिश लीग के दिलचस्प टाकरे में सोसिडाड ने गिटाफे को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। लॉस पाल्मास ने ग्रेनाडा को 1-0 से चित कर दिया। अल्मरिया और वलेंशिया में बराबर की टक्कर 2-2 गोल से मैच ड्रॉ हो गया। स्पेनिश लीग के कांटेदार मैच में जरोना ने मायोर्का को 3 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी। पीएसजी के चेयरमैन नासिर अल खलीफी का मेसी को करारा जवाब। बर्नली से फतह के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एटलेटिको मैड्रिड के गोलकीपर को खरीदने की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। पीएसजी को एक बड़ा धचका और मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। स्टार प्लेयर जख्मी होकर मैच से बाहर हो गया। आईएक्स और फायनोर्ड के दरमियान मैच में हंगामा आ रही, मैच मंसूख हो गया। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच की, जो कि आर्सेनल और टॉटनहम के दरमियान हुआ। काफ़ी दिलचस्प मैच रहा और मैच जो है दोनों टीम्स की तरफ से 2-2 गोल्स किए गए, इसलिए मैच में नतीजा खत्म हो गया, मैच ड्रॉ हो गया। इस मैच के बारे में मजीद बात करेंगे सहरियाब अफरीदी से। लेकिन अफरीदी, देखा कि दोनों ही टीम्स ने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा गोल नहीं कर सकी, इसलिए मैच बिना नतीजा ही खत्म हो गया। जी बिल्कुल। असल में अगर थोड़ा सा मैं आर्सेनल के ऊपर पहले आना चाहूँगा कि नॉर्थ लंदन डर्बी में आर्सेनल जो है एक मजबूत टीम रिसेंट पास्ट में रही है। टॉटनहम मुश्किलात का शिकार रहती है, लेकिन इस मैच में टॉटनहम बहुत अच्छा खेली है। मतलब आप देखें, आर्सेनल ने पिछले सीज़न बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड फिनिश किया। उसके बाद उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी इस सीज़न के लिए कि आर्सेनल जो है वो टाइटल विनिंग रेस में आएगी मैनचेस्टर सिटी की तरह। जिस तरह पिछले सीज़न में वो मतलब कुछ मार्जिन रह गया था जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाए और स्क्वाड में डेप्थ नहीं था। इस सीज़न तो साइनिंग्स भी की लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलात का शिकार है। अब इसके पीछे रीज़न्स कुछ मुश्किलात इस वजह से भी है कि जो नए प्लेयर्स आए हैं, जैसे यूरियन टिम्बर, वो इंजर्ड हो गए हैं, डिफेंडर थे। और जिनचेंको भी डिफेंसिव प्लेयर हैं लेकिन उसका भी इंजरी का इशू होता है। डेक्लन राइस जो हैं वो जब बॉल को कैरी करते हैं, वो बॉल प्रोग्रेसिव बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं, लेकिन वो जब उनके पास बॉल आती है और वो बैक फेस कर रहे होते हैं, अपनी गोल की तरफ उनका फेस होता है, तो उनके लिए बॉल को आगे लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत है कि अगर वो फेस कर रहे हैं अटैकिंग गोल को। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जिनचेंको भी इस मैच में जो थे वो ज़्यादा मतलब बाकी मैचेस में देखा गया है, पिछले सीज़न भी उनका जो की रोल था वो इन्वर्ट होके सेकंड पिवट बनाते थे और मिडफील्ड में आते थे अपने लेफ्ट बैक की जगह से। अब इस मैच में वो बाहर जा रहे थे लेफ्ट बैक की पोजीशन से और डेक्लन राइस जो थे वो एक सिंगल पिवट बन गए थे। और फिर ओडेगार्ड जो थे कैप्टन आर्सेनल के, उनको आना पड़ा एज अ सेकंड पिवट खेलने के लिए, जो कि उनका काम नहीं है क्योंकि वो एक क्रिएटिव प्लेयर हैं। वो चांसेस क्रिएशन की तरफ ज़्यादा अगर उनका फोकस हो और डिफेंसिव ड्यूटीज़ आप उनसे कम लेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर है। और दूसरी तरफ अगर टॉटनहम की बात की जाए, उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला, जो प्रेस किया आगे आके, वो काफ़ी एक रिस्की स्ट्रेटजी थी आर्सेनल के अगेंस्ट, क्योंकि आर्सेनल जो है प्रेस को बहुत अच्छा बीट करती है। लेकिन इस मैच में टॉटनहम की इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पाई। हालांकि एक ऐसा इवेंट आया जिसमें मेडिसन से बॉल लूज हुई और गैब्रियल जेसूस ने विन की, लेकिन
उनकी डिफेंसिव ड्यूटीज़ तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें अगर आर्सेनल फिनिश कर पाती तो मोरल डाउन हो सकता था। दूसरा, टॉटनहम की एक फ्रेश टीम थी, मतलब अगर आप पिछले सीजन से कंपेयर करें तो इसमें 9 ऐसे खिलाड़ी थे जो अपना पहला नॉर्थ लंदन डर्बी खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे सहरियाब अफरीदी। लेकिन आर्सेनल की अगर बात करें तो पहला गोल जो है टॉटनहम की तरफ से जो है वो ऑन गोल किया गया, लेकिन फिर भी आर्सेनल जो है इस मैच में बढ़तरी नहीं ले सका। और आर्सेनल की गोल की अगर बात की जाए तो काफ़ी गोल लीक भी कर रही है वो। जी बिल्कुल, जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि इस सीज़न जो है आर्सेनल लीक कर रही है बहुत ज़्यादा गोल्स। पिछले सीज़न के बनिस्बत पिछला सीज़न जो था वो इसी वजह से सक्सेसफुल भी रहा कि वो गोल्स कंसीड नहीं कर रहे थे। अब इस सीज़न डिफेंडर्स तो ख़रीदे गए हैं लेकिन फिर भी वही बात आती है कि यूरियन टिम्बर जो कि एक वर्सटाइल डिफेंडर है, मोस्टली आर्टेटा की स्ट्रेटजी यही है कि प्रोफाइल प्लेयर्स वो ख़रीदते हैं कि अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है लेफ्ट बैक पे तो मिडफील्डर आके एज अ लेफ्ट बैक खेल सकता है, अगर राइट बैक है तो वो सारी पोजीशंस खेल सकता है। इसी तरह यूरियन टिम्बर भी हैं, डेक्लन राइस जो हैं वो थर्ड सेंटर बैक खेल सकते हैं। अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़ उन्होंने वेस्ट हैम में भी दिखाई थी। लेकिन अभी मुझे पर्सनली भी लगता है कि इनकी कम्बिनेशन जब बनेगी और इंजरीज, क्योंकि अब अगर प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, बेंच स्ट्रेंथ ही आपका एक वाइड सोल्यूशन है। लेकिन अभी इन प्लेयर्स को मुझे लगता है ये सीज़न शायद जेल में लग जाए, फिर अगले सीज़न कंटेंट कर पाए, लेकिन अभी भी बहुत जी अफरीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी टीम का बेंच स्ट्रेंथ जब मजबूत होता है तो टीम को भी एक अच्छा सहारा मिलता है। और नाज़रीन, काफ़ी दिलचस्प मैच रहा दोनों टीम्स की तरफ से। तो आइए नाज़रीन, मैच के स्टैट्स आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें आप जान सकेंगे कि किस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं। शॉट्स की अगर बात करें दोनों टीम्स की तरफ से 13-13 शॉट्स लगाए गए, जबकि शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ आर्सेनल की तरफ से 6 कोशिशें की गई जबकि टॉटनहम की तरफ से 5। और पोजेशंस की भी अगर बात करूँ तो 46% आर्सेनल के पास रहा, 54% जो है वो टॉटनहम की तरफ से रहा। पासिस भी नाज़रीन आपके सामने, पास एक्यूरेसी, फॉल्स भी देखे जाएं और येलो कार्ड्स भी दिखाए गए हैं दोनों टीम्स की तरफ से। आर्सेनल को 3 जबकि टॉटनहम को 4 येलो कार्ड्स दिखाए गए। कॉर्नर्स भी 11 रहे आर्सेनल के पास जबकि 2 जो है वो रहे टॉटनहम के पास। और यहाँ देखा जाए तो अफरीदी, शॉट्स हों या शॉट्स ऑन टारगेट हों, पोजेशंस भी, तो दोनों टीम्स का सेम रहा। शायद यही वजह है कि मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ चला गया। जी बिल्कुल, मोस्टली तो एक्सपेक्टेड यही था कि मैच जो है वो एक टफ होगा, क्योंकि एंज पोस्टकोग्लू काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है उन्होंने टॉटनहम का एज अ मैनेजर। और दूसरी तरफ आर्सेनल जो है वो इस सीज़न थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, ख़ास करके गोल लीकिंग की अगर बात की जाए तो मैच मतलब डिसाइडेड था कि मुश्किल होगा, लेकिन आर्सेनल थोड़ा सा फेवरेट थी। लेकिन जिस तरह आर्सेनल खेली है वो एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए पर्सनली एज आर्सेनल फैन देखना। जी, आर्सेनल वाकई काफ़ी अच्छी टीम है और इस तरह मैच के अंदर बराबरी हो जाना, क्योंकि टॉटनहम की आर्सेनल की तरफ से पहला गोल भी बआसानी हो चुका था, ऑन गोल हुआ था। और नाज़रीन, अगर मैच के अख्ताम की बात करूँ तो टॉटनहम के मैनेजर की अगर बात करूँ नाज़रीन, एंज पोस्टकोग्लू ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अफरीदी अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि काफ़ी कोशिश की, मुश्किल था, लेकिन फिर भी लड़कों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अपनी टीम को लेकर काफ़ी एतमाद नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, सेल्टिक की मैनेज प्रीवियस सीजन्स सेल्टिक को मैनेज कर रहे थे और काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, सक्सेसफुल रहे। टॉटनहम के पास वैसे तो ऑप्शंस भी काफ़ी कम थी, मोस्टली मैनेजर जो हैं वो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था क्योंकि टॉटनहम जो है वो इतना फ्रीडम नहीं देती। लेकिन एंज पोस्टकोग्लू ने जिस तरह इस टीम को लड़ाया और जिस तरह इनकी टैक्टिक्स जो है आगे आके प्रेस करना और फिर ओवरलोड्स क्रिएट करके बॉल को शिफ्ट करना, डायगोनल पासेस काफ़ी अच्छे खेलती है एंज पोस्टकोग्लू के अंडर। और उडोगी जो हैं काफ़ी अच्छा एक एडिशन है इस टीम का। बसूमा, सॉन की रिफाइंड फॉर्म अगर बात की जाए उसकी, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो सारे शायद यही वजह है कि टॉटनहम जो है हारने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो एक अच्छे मैनेजर के हाथों में टीम है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात की जाए तो शायद कोच या मैनेजर का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता जितना फुटबॉल में है। फुटबॉल में आप मोस्टली अगर आप देखें ना तो सक्सेस के पीछे जो होता है मैनेजर होता है। पेप गार्डियोला देखें, वो उन्होंने पिछले सीजन ट्रेबल भी जीता, सारे ट्रॉफीज जीत रहे हैं, क्यों? वो मैनेजर अच्छा है। तो मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फुटबॉल में। जी ऐसे ही। और अगर नाज़रीन बात करूं मैच के अख्ताम पर तो आर्सेनल के मैनेजर माइकल आर्टेटा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दी। अगर देखा जाए तो आर्सेनल की टीम काफ़ी अरसे से मुश्किलात का सामना करती नजर आ रही है। पिछले सीजन जिस तरह उन्होंने सेकंड फिनिश किया था और मैनचेस्टर सिटी को एंड तक टफ फाइट दी थी, तो लगा था कि आर्सेनल जो है अगले सीज़न
शायद बहुत करीब पहुंच जाए और इवन टाइटल भी जीत जाए, लेकिन जिस तरह इन्होंने इस सीज़न स्टार्ट किया है लग नहीं रहा। ऑलरेडी जो हैं वो 2 मैचेस ड्रॉ कर चुकी है, तो मैनचेस्टर सिटी आगे निकल गई है। लेकिन मिकेल आर्टेटा की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड तो थे, लेकिन पॉजिटिव्स अगर हम देखें, पॉजिटिव्स इस मैच में से ये थे कि आर्सेनल जो है वो उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, लेकिन मसला आ रहा है अब जैसे गोल लीकिंग की मैंने बात की, डिफेंसिव एरर्स जो थे वो तो हमने देखे। अटैकिंग वाइज जो है वो भी आर्सेनल जो है इतना पोटेंट नहीं है इस सीज़न, वो चांसेस क्रिएट तो कर रही है लेकिन फिनिश नहीं कर पा रही। अब जैसे गैब्रियल जेसूस ने बहुत अच्छा बॉल विन किया डी में आके मेडिसन से, लेकिन फिर वो उन्होंने जिस तरह फिनिश किया बार के ऊपर, तो इस तरह के जो हैं वो रैश जो शॉट्स लेते हैं। हमने देखा काई हावर्ड्स जो काफ़ी चांसेस मिस कर रहे हैं, तो इस तरह चांसेस मिस कर रही है आर्सेनल, ये भी बहुत मेजर इशू है। सो नाज़रीन, मैच काफ़ी दिलचस्प रहा और दोनों टीम्स ने 2-2 गोल्स किए, लेकिन मैच के अख्ताम पर एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। और जी हाँ नाज़रीन, टॉटनहम के खिलाड़ी सन ह्यून-मिन को जो है मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी अपनी टीम की तरफ से, काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहे। आइए नाज़रीन के स्टैट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सो नाज़रीन, सोन की बात की जाए तो दोनों गोल्स जो है टॉटनहम की तरफ से इन्होंने ही किए और यही वजह कि इनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। और नाज़रीन के स्टैट्स की बात करूँ, 2 गोल्स इनकी तरफ से किए गए, जबकि चांसेस क्रिएटेड की बात करूँ वहाँ पर भी 2 जो है वो चांस मिले। टचेस की बात करूँ तो 18 टाइम जो है वो टचेस किए, जबकि एक्यूरेट पासेस की बात करूँ तो 93% यहाँ पर अफरीदी इनके रहा। और सोन यही वजह है कि मैन ऑफ द मैच भी करार पाए और काफ़ी अच्छे परफॉर्मर है टॉटनहम के ये। जी बिल्कुल, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर बात की जाए, हैरी केन के बाद उन्होंने लीड किया है इस टीम को और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैच के बाद मैच में गोल्स कर रहे हैं और मल्टीपल गोल्स कर रहे हैं। सो नाज़रीन, आपने सोन के स्टैट्स देखे, काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं और टॉटनहम में काफ़ी पजीराई भी उनको हासिल हुई है और यही वजह है कि वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। तो नाज़रीन, इंग्लिश प्रीमियर लीग की अगर बात करूँ तो वहाँ पर और भी काफ़ी कांटेदार मैचेस देखने को मिले। तो आइए नाज़रीन उन मैचेस के रिजल्ट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। लिवरपूल ने वेस्ट हैम के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से कामयाबी हासिल की, जबकि एस्टन विला ने चेल्सी को 1-0 से शिकस्त दी और चेल्सी यहाँ पर लगातार शिकस्त का मजा चख रही है। और नाज़रीन, मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के मुकाबले में 0 के मुकाबले में 2 गोल से यहाँ पर कामयाबी हासिल की और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी यहाँ पर बर्नली को 1-0 से जो है वो चित किया। और यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी की बात की जाए तो उन्होंने अपने अपने क्लब्स की तरफ से जो शानदार कामयाबियां हासिल की है। और नाज़रीन, आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग के काफ़ी दिलचस्प और कांटेदार मैचेस देखे। तो वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे ला लीगा लीग के दिलचस्प मैचेस के बारे में। और अगर पहले मैच की बात करूँ नाज़रीन, एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले 3 गोल से यहाँ पर इसे आउट क्लास कर दिया और काफ़ी दिलचस्प मैच रहा। यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड के खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया था। और एटलेटिको मैड्रिड के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो काफ़ी डोमिनेट रहे। और अलवारो मराठा की तरफ से अगर बात करें तो पहला गोल उन्होंने हेडर के जरिए किया, जबकि ग्रीजमैन भी पहला गोल जो है अफरीदी हेडर के साथ ही किया, बल्कि तीनों के तीनों गोल जो हैं वो हेडर की तरह ही किए गए। और यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड के खिलाड़ियों ने वाकई शानदार परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा मैड्रिड डार्बी था ये और मेट्रोपोलिटानो में था, एक्सटेंडेड हो चुका है ये अब स्टेडियम और रिकॉर्ड कैपेसिटी थी ऑलमोस्ट 70,000 को टच कर रही थी और काफ़ी एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा रियल मैड्रिड के लिए कि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, मतलब 7 गेम्स कंसेक्यूटिव जीतने के बाद। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रियल मैड्रिड की तो पहले लगातार उन्होंने एक सिलसिला बनाए रखा कामयाबियों का, लेकिन अब लगातार शिकस्त का सामना करना इनको पड़ रहा है। कहाँ पर ये मिस्टेक्स कर रहे हैं या क्या चीज़ें जो इनको दूर करनी पड़ेंगी? अब अगर इस मैच की बात की जाए तो कार्लो एंचेलोटी ने सारा जो ब्लेम है वो अपने ऊपर लिया है व्यूअर्स, क्योंकि उन्होंने टैक्टिक चेंज की। अब आप मुसलसल 6 मैचेस ला लीगा में जीत चुके हैं और एक टैक्टिक फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप 3-4-3 जो मिडल में डायमंड शेप है वो आप खिलाते हैं। चुआमिनी और कामाविंगा और जूड बेलिंगम जो हैं और 4 फ्रंट होते हैं, फेडी वाल्वर्डी उसमें। अब पिछले सीज़न भी जो मतलब प्रेसिडेंट हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस, उन्होंने कई बार कार्लो एंचेलोटी को तंबीह की कि आप मॉडरिच और क्रूस को स्टार्ट ना करें और जो मेरा प्रोजेक्ट है यंग प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट करना, उनकी तरफ जाएं, यंग प्लेयर्स को खिलाएं। अब इस सीज़न इनिशियल इस मैच से पहले सारे मैचेस में यंग्स ही खेल रहे थे और 65 मिनट के बाद ही मॉडरिच और क्रूस आते थे। लेकिन इस मैच में उन्होंने मॉडरिच और क्रूज से स्टार्ट करवाया, जो कि एक मिस्टेक साबित हुई और बाद में उन्होंने एडमिट भी किया। वो अब अपने कैरियर्स के एंड की तरफ पहुंच चुके हैं।
तो वो शार्पनेस अब नहीं है। ऑल्दो काफ़ी शानदार गोल टोनी क्रूस ने स्कोर किया, लेकिन ओवरऑल मैड्रिड जो है वो डिफेंसिवली काफ़ी वीक नज़र आई। तीनों की तीनों गोल्स डेविड एल्बा की पोजिशनल एरर्स की वजह से हुए। लग ही नहीं रहा था कि रियल मैड्रिड डिफेंड कर रही है। इतने आराम से तीनों क्रॉसेस खिलाए गए, कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर जिन्होंने क्रॉस, अब लीनो के आप देखें दोनों जो असिस्ट थे, कोई प्रेशर नहीं है, ग्रीजमैन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इतना शॉर्ट हाइटेड खिलाड़ी अगर आप से हेडर पे गोल स्कोर कर रहा है तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। जी, यहाँ पर रियल मैड्रिड की कमियां काफ़ी वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं और न्यू टैलेंट को यहाँ पर उनको मौका देना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन अगर मैच के स्टैट्स की बात करूँ, सो नाज़रीन अगर मैच स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें तो एटलेटिको की तरफ से जो है 10 शॉट्स खेले गए, जबकि अगर रियल मैड्रिड की तरफ बात करूँ तो 20 शॉट्स लगाए। लेकिन यहाँ पर अफरीदी मुझे लगता है कि शॉट्स उनके ज़ाया ही गए। लेकिन जबकि अगर शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर भी एटलेटिको की तरफ से 4 शॉट्स जो हैं वो टारगेट पे किए गए, जबकि यहाँ पर भी रियल मैड्रिड जो है 5 शॉट्स लगाने में कामयाब रहा। जबकि पोजेशंस की बात करें तो 36% जो है वो एटलेटिको के पास रहा, जबकि रियल मैड्रिड की बात करूँ तो पोजेशन भी जो 64% रहा, लेकिन फिर भी वो मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सके अफरीदी। असल में पोजीशन और सारे स्टैट्स आप बेशक जीत ले, लेकिन असल जो स्टैट्स है वो गोल्स का खाना होता है। वो कौन जीत रहा है? वो एटलेटिको मैड्रिड जीत रही थी और वाज़े तौर पे उन्होंने जो चांसेस क्रिएट किए वो काफ़ी क्लिनिकल थे और काफ़ी एरर्स क्रिएट किए रियल मैड्रिड ने डिफेंस में। गार्सिया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही उनको कोई डिफेंड कैसे करना है। डेविड एल्बा इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी पोजिशनल एरर्स अगर कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मसले नज़र आए हैं। अभी तक जो लग रहा था कि रियल मैड्रिड इस सीज़न भी इजीली जो है वो टाइटल शायद जीत जाए, वो अब मुश्किल नजर आ रही है। और अगर एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो सही वक्त पर सही मौके पर उन्होंने शॉट्स लगाए और यही वजह है कि एक के मुकाबले 3 गोल से उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। और नाज़रीन किसी भी मैच की अगर बात करें तो वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस भी होते हैं और किसी एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच भी करार दिया जाता है। और नाज़रीन आज जो है अल्वारो मराठा जो है इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। तो नाज़रीन अगर उनके स्टैट्स के ऊपर नजर डालें, सो नाज़रीन अगर अल्वारो मराठा के स्टैट्स की बात करूँ तो 2 गोल्स किए गए और यही वजह है कि उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। जबकि अगर टचेस की बात करूँ 28 टचेस रहे, एक्यूरेट पासेस नाज़रीन 74% रहे और अगर शॉट एक्यूरेसी और ग्राउंड ड्यूज वोन की बात करें तो 100% यहाँ पे रहा। और यहाँ पर अल्वारो मराठा की शानदार परफॉर्मेंस रही और यही वजह है कि उनको मैन ऑफ द मैच यहाँ पर करार दिया गया। और नाज़रीन अगर प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर ला लीगा लीग के एक और मैच की बात करूँगा जो कि बार्सिलोना और सेल्टा विगो के दरमियान रहा और बार्सिलोना ने 2 के मुकाबले 3 गोल से शानदार कामयाबी हासिल की। तो नाज़रीन काफ़ी उम्दा मैच रहा और बार्सिलोना ने शानदार कामयाबी हासिल की। लेकिन अफरीदी अगर बार्सिलोना की देखा जाए तो कन्विंसली जो है वो गोल्स नहीं करे। मैं कहूँगा यहाँ पे उनकी गुड लक है कि उनको मौका मिलता है और वो गोल भी हो जाता है और यही वजह है कि उन्होंने मैच में भी कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल, कन्विंसिंग नहीं है उनके रिजल्ट्स। जैसे आपने राइटली मेंशन किया, डिफेंसिव एरर्स जो हैं वो हो रहे हैं इस सीज़न। पिछले सीज़न अगर आप देखें तो 28 क्लीन शीट्स, जो कि यूरोप में नंबर 1 पोजीशन थी उनकी क्लीन शीट्स के हवाले से। डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग थी जिसकी वजह से ला लीगा भी जीती। अब इस सीज़न भी वो जो है जीत तो रही है लेकिन कन्विंसिंग नहीं है, गोल्स कंसीड कर रही है। पिछले सीज़न का अगर डिफेंसिव प्लेयर आप देखें, बाल्डे थे और जूल्स कुंडे थे और अराओहो थे, क्रिश्चियनसन थे, ये रेगुलरली खेलते थे। अब इस सीज़न जो है जाओ कांसेलो को, जो इस मैच के वैसे तो हीरो भी रहे विन करने में, उनका बहुत अहम किरदार था जाओ फिलिक्स और जाओ कांसेलो का। लेकिन अब देखना पड़ेगा आगे कि वो जी अफरीदी के बार्सिलोना के अगले मैचेस की बात करें, जब ला लीगा लीग जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी और बड़े मैचेस होंगे, वहाँ पर गुड लक नहीं, वहाँ पर तो एक्यूरेट पासिस, एक्यूरेट टाइमिंग के ऊपर गोल करना, शॉट्स लगाना, फिर ही जो है बार्सिलोना ला लीगा के अंदर अपने आप को डिफेंड कर सकेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसी तरह की अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज रही तो टाइटल जीतना, क्योंकि लंबा चलता है सीज़न और उसमें आप लक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में तो आप लक के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक लीग सिस्टम में जहाँ पे आपको 38 ऑलमोस्ट मैचेस खेलने पड़ते हैं तो उसमें आप मतलब छोटे छोटे एरर्स डॉज कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल पूरा अवॉइड नहीं कर सकते। सो नाज़रीन काफ़ी शानदार मैच रहा, तो आइए नाज़रीन मैच के स्टैट्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सो नाज़रीन मैच स्टैट्स की अगर बात करूं तो बार्सिलोना की तरफ से 15 शॉट्स किए गए, जबकि सेल्टा विगो की तरफ से 13। और अगर शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूं तो यहाँ पर बार्सिलोना ने 6 टाइम जो है वो शॉट ऑन टारगेट किए, जबकि यहाँ पर सेल्टा विगो की बात करूँ वो भी 7 टाइम जो है शॉट्स ऑन टारगेट करने में कामयाब रहे। पोजेशंस की अगर बात करूँ 75% जो है वो
बार्सिलोना के पास रहा, जबकि 25% यहाँ पर जो है वो सेल्टा विगो के पास रहा। और नाज़रीन यही अगर बात करूँ पासिस की तो 810 पासिस जो हैं वो बार्सिलोना की तरफ से किए गए, जबकि 275 पासिस जो हैं वो सेल्टा विगो की तरफ से किए गए। और यही वजह है कि नाज़रीन बार्सिलोना ने इस मैच में जो है कामयाबी हासिल की। सो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि बार्सिलोना का ये मोमेंटम सेट रहे और जहाँ पे उनकी डिफेंसिंग पॉइंट की अगर बात करें उसे भी स्ट्रॉन्ग करें तो वो इस लीग में मजीद आगे जा सकते हैं। सो नाज़रीन अगर ला लीगा के मजीद मैचेस की बात करूँ तो वो भी काफ़ी सनसनीखेज मैचेस रहे। तो आइए नाज़रीन मैचेस के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। मैच रिजल्ट्स की अगर बात करूँ अलावेस की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ, जबकि एथलेटिक क्लब ने 2 गोल से कामयाबी हासिल की। जिरोना और मायोर्का की अगर बात करूँ तो 5 गोल जो है जिरोना की तरफ से किए गए, जबकि मायोर्का सिर्फ 3 गोल्स कर सकी। ओसासोना और सवेला के दरमियान मैच जो है सविया के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बेनतीजा ही ख़त्म हो गया, जबकि बार्सिलोना और सेल्टा विगो के दरमियान जो है बार्सिलोना ने 3-2 के मुकाबले 3 गोल से कामयाबी हासिल की। अल्मेरिया और वेलेंसिया में 2-2 गोल से मैच बराबर रहा। रायो वायकानो और विला रियाल की तरफ भी गोल मैच जो है नाज़रीन 1-1 गोल से बराबर रहा, जबकि रियाल बेटिस और कैडिस के दरमियान भी मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। यहाँ पे लॉस पाल्मास की अगर बात करूँ नाज़रीन तो ग्रांडा के मुकाबले में 1 गोल से उन्होंने कामयाबी हासिल की। एथलेटिको मैड्रिड की बात करूँ नाज़रीन तो उन्होंने रियाल मैड्रिड के खिलाफ 3 गोल करके कामयाबी हासिल की, जबकि रियाल सोसिडाड और गिटाफे की अगर बात करूँ तो रियाल सोसिडाड ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से यहाँ पर कामयाबी हासिल की। सो नाज़रीन आपने मैच के स्टैट्स देखे और काफ़ी उम्दा स्टैट्स थे। तो वेलकम बैक। सो नाज़रीन प्रोग्राम में नजर डालेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर। PSG रिस्पॉन्ड टू लियोनेल मेसी सेइंग डिडंट सेलिब्रेट हिज वर्ल्ड कप विन। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि PSG के चेयरमैन ने काफ़ी करारा जवाब दिया यहाँ पर मेसी को। जी बिल्कुल, मैं पहले व्यूअर्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं कि ये क्यों रिस्पांस आया इस तरह। मेसी का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था जिसमें मेसी ने कहा था कि उनको ये भी डिसअपॉइंटमेंट, अब PSG से उनको बहुत सारे गिले हैं, उनमें से एक गिला ये भी था कि जब वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उनके क्लब PSG उस टाइम पे जो उनका क्लब था उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया उनके वर्ल्ड कप जीतने को। बाकी जितने भी उनके अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे बाकी क्लब्स में गए, उन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया और सेलिब्रेट किया। अब उसके जवाब में नासिर अल खलीफी का वैसे वैलिड जवाब है कि उन्होंने कहा है कि हमने सेलिब्रेट किया जब वो मेसी वापस आए, हमने एक स्मॉल स्केल पे ट्रेनिंग सेशन के दौरान सेलिब्रेट किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिस टीम को शिकस्त दी थी वो फ्रांस थी और वो PSG जो क्लब है वो भी फ्रांस का है, तो आप कैसे, मतलब वो तो एक डिसरिस्पेक्टफुल होता कि आप पूरे स्टेडियम और पूरे तमाशाई उन तमाशाइयों के सामने मेसी के वर्ल्ड कप विन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि डिफीट का चुके हैं, जो कि हार चुके हैं। जी एक बड़ा वाकई एक सॉलिड जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि अगर बात करें तो फ्रांस का एक क्लब है और फ्रांस किस तरह अपनी हार के खिलाफ ही एक बड़े लेवल के ऊपर जो है सेलिब्रेशन करता नजर आएगा। और नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली लेटेस्ट न्यूज़ पर। और अगली लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करूं तो मार्कस रैशफोर्ड ने जो है इन्वॉल्व इन अ कार एक्सीडेंट आफ्टर द मैच अगेंस्ट बर्नले। तो यहाँ पर एक कार हादसा भी अफरीदी पेश आया और शुक्र है कि गाड़ी को ही नुकसान हुआ यहाँ पर। जी बिल्कुल, बर्नली के साथ जीत के बाद जब ये वापस जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के। मोस्टली जीत का दारोमदार जो है ब्रूनो फर्नांडिस और मार्कस रैशफोर्ड की गिरदी घूमता है, तो अगर इनको कोई मेजर इंजरी आ जाती तो बहुत बड़ा ब्लो था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। इतने बड़े हादसे में अनइंजर्ड निकलना ये एक इनके लिए मेरिकल ही है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ओवरऑल। हाँ अफरीदी, अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छी खबर है और टीम के लिए भी, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि दोनों ही खिलाड़ी जो हैं काफ़ी मशहूर हैं। और मार्कस अगर शेफर्ड की बात करें तो एक नुमाया परफॉर्मर भी हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते हैं टीम के लिए। और इस वक्त अगर वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो ना सिर्फ उनके करियर पर असर पड़ता बल्कि टीम पर भी असर पड़ता। सो नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और यहाँ पर रिपोर्ट्स इन स्पेन क्लेम मैन यूनाइटेड आर सीरियसली कंसीडरिंग जर्नी मूव फॉर जैन ओब्लाक विद एटलेटिको मैड्रिड विलिंग टू सेल एंड नेमिंग देयर प्राइस। और यहाँ पर अफरीदी एक ये भी हैरान करने वाली खबर नजर आई है। वैसे तो हैरान करने वाली खबर इस लिहाज से है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी समर के दौरान ही आंद्रे ओनाना को एज अ न्यू कीपर साइन किया था और काफ़ी चर्चा भी था कि वो रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लेकिन अभी खबर आई है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो एरिक टेन हैग को इम्प्रेस नहीं कर पाई, तो वो जो हैं अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और एटलेटिको मैड्रिड की यान ओब्लाक जो हैं वो सबसे बेस्ट चॉइस हैं। वो मतलब साल हर साल जो है बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं एटलेटिको मैड्रिड के। सक्सेस में अगर देखा जाए तो 50% तो एटलीस्ट
उनके गोलकीपिंग का रोल होता है। और अभी एटलेटिको मैड्रिड जो है वो अगर उनको अच्छी प्राइस मिलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से तो वो लाजमी बेचेंगे अपने गोलकीपर को, क्योंकि वो मैक्सिमम ले चुके हैं। सो नाज़रीन, देखते हैं कि अगली खबर हमारे पास क्या है। और अगली खबर की अगर बात करूं तो किलियन एम्बापे सफर्ड एन इंजरी ड्यूरिंग पेरिस सेंट जर्मेन्स क्लैश विद मार्से, और यहाँ पर अभी भी जो है अपनी इंजरी के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे हैं अफरीदी। बहुत बड़ा ब्लो है PSG के लिए, क्योंकि स्टार खिलाड़ी हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं ये खिलाड़ी। मतलब किलियन एम्बापे वैसे भी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं और उनके बगैर तो जीतना मुश्किल हो जाता है PSG के लिए। हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा। तो उनकी इंजरी तब पेश आना जब चैम्पियंस लीग में उन्होंने न्यूकासल को फेस करना है, तो ये काफ़ी कंसर्न है। देखना पड़ेगा कि कितने लंबे अरसे के लिए ये बाहर होते हैं और उस पे बहुत ज़्यादा दारोमदार विन रेशो का होगा PSG का। हाँ अफरीदी, अगर कई खिलाड़ियों का सिर्फ टीम में होना ही दूसरी टीम के लिए काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर देता है। और किलियन एम्बापे की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार खिलाड़ी हैं और अपने करियर का अगर उनकी बात की जाए तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और बहुत मैटर करती है उनकी टीम के लिए इनकी परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर आई है, अ ग्रुप ऑफ एंग्री Ajax एम्स्टरडम फैंस ट्राई टू फोर्स देयर वे इनटू द स्टेडियम आफ्टर द फुटबॉल क्लब्स। और यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली खबर अफरीदी सामने आई है और स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा आग देखी गई है वहाँ पर। जी बिल्कुल। असल में Ajax के जो फैंस हैं काफ़ी जो हैं वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन उन्होंने बार बार क्रिएट किया है। इवन अब तो वैन बेस्टन ने भी कह दिया है कि दिस इज़ डिसग्रेसफुल। और ये पहली बार नहीं है कि Ajax फ़ैन इस तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको हार बर्दाश्त नहीं होती। हमने पिछले सीज़न भी देखा कि ग्रोनेगन के अगेंस्ट जब वो हार रहे थे तो उन्होंने इसी तरह फ्लेयर्स ग्राउंड के अंदर फेंक के और ग्राउंड को इन्वेट करने की कोशिश की। इस मैच में भी वो हार रहे थे और हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछला सीज़न भी फैनोर्ड जीत चुकी है एरेडिवीज़ी और इस सीज़न में भी अगर शुरू में ही वो हार रहे थे तो मैच को फिर अबैंडन कर दिया गया उस टाइम पे। और अभी वेंसडे को रीस्केजुअल कर दिया गया है, लेकिन उसमें फैंस नहीं होंगे। Ajax के फैंस के ऊपर पाबंदी लगी है, तो क्लोज डोर्स के पीछे ये मैच अब कंप्लीट होगा। जी अफरीदी, मैच में हार जीत तो होती रहती है और अगर बात करें फैंस की तो उनको जो है थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ मैच को देखना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी एक टीम में तो जीतना ही होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है दूसरे लोगों के लिए भी डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं और इस तरह लोगों की जान भी जा सकती है। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फुटबॉल की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहें फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैम्पियंस।